हरियाणा की राजनीति में लोकसभा चुनाव के लिए सियासी समीकरण अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 10 में से 7 सीटों पर खुली चुनौती मिल रही है। भाजपा को हार का डर भी सताना शुरू हो गया है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया है। आपको उन 7 सीटों के बारे में बताएंगे जहां भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हार के कगार पर है, इस वक्त नाजुक परिस्थितियों में है, जहां से कड़ी चुनौती बीजेपी को मिल रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में जीती थी और जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई तब लग रहा था कि हरियाणा में पुनः 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतेगी और नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे पर भी जनता मोहर लगाएगी। लेकिन जैसे ही कैंडिडेट का ऐलान हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं सियासी समीकरण में नया बदलाव आया है, नई चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी हो चुकी है। आप ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। उन सभी 7 सीटों के बारे में बताएंगे जहां से भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती मिल रही है। तो सबसे पहली सीट है रोहतक लोकसभा सीट। यहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का लड़ना तय है। 2019 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा 7,000 से कुछ ज़्यादा वोटों से आ रहे थे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सांसद अरविंद शर्मा को मैदान में उतारा है और नॉन जाट वोट बैंक पर फिर से ध्यान फोकस किया है। लेकिन इस बार की लड़ाई कहीं ना कहीं रोहतक लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी परीक्षा दे रही है। आपको बता दें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए राह इसलिए आसान हो रही है क्योंकि बीएसपी के किशन लाल पंचाल ने 2019 में 38,364 वोट प्राप्त किए थे। वो नेता अब कांग्रेस के साथ आ चुके हैं और उसके साथ साथ जो कोसली हल्का है जहां से 2019 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 74,000 वोटों से हराया था, उस हल्के में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बड़ी सेंधमारी करने में कामयाब हो गई है। आपको पता है कि गत दिन कोसली में ही कांग्रेस पार्टी ने राव इंद्रजीत सिंह के भाई राव यादवेंद्र सिंह के नेतृत्व में रैली का आयोजन भी किया था। कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कैप्चर करने का कार्य भी कांग्रेस पार्टी ने वहां से कर डाला है, जिससे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की राह आसान हो चुकी है। खुद भारतीय जनता पार्टी भी ये चाह रही थी कि अब की बार रोहतक से किसी और बड़े दिग्गज दमदार नेता को टिकट दी जाए, लेकिन डॉक्टर अरविंद शर्मा के सिवाय उन्हें कोई नेता ही नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी चुनौती रोहतक लोकसभा सीट की ही है। दूसरी सीट है सोनीपत लोकसभा सीट। आपको बता दें कि सोनीपत से फिर से भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। भाजपा के सर्वे के मुताबिक इस सीट पर पार्टी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर रही है। वहीं रोहतक व सोनीपत कांग्रेस का गढ़ रहा है। सोनीपत से कांग्रेस मजबूत उम्मीदवार उतारने की कोशिश में है। आपको बता दें कि 2019 में यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार अवश्य हुई, लेकिन इस हार के बीच एक बड़ा पेच भी देखने को मिला था। आपको बता दें कि राजकुमार सैनी ट्रम्प कार्ड साबित कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकते हैं, क्योंकि 2019 में राजकुमार सैनी की पार्टी एलएसपी की तरफ से राजबाला सैनी ने सोनीपत लोकसभा सीट से करीब 35,046 वोट प्राप्त किए थे, जो कि जीत हार के फैसले में अब की बार निर्णायक साबित होगी। कहीं ना कहीं राजकुमार सैनी का कांग्रेस पार्टी को समर्थन देना भी एक कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए अच्छी राह विशेषकर रोहतक सोनीपत के लिए रहेगी, क्योंकि रोहतक में भी सैनी समाज का 70,000 के करीब वोट बैंक है और ऐसे ही सोनीपत में भी अच्छा खासा वोट बैंक है। इसका उदाहरण आप 2019 का लोकसभा चुनाव देख सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने रमेश चंद्र कौशिक की जगह मोहनलाल बड़ौली को टिकट दी है, जो कि सत्ता विरोधी लहर को कम करने का प्रयास किया है। लेकिन मोहनलाल बड़ौली के लिए सोनीपत लोकसभा सीट इतनी आसान नहीं है जितना वे समझ रहे हैं। यहाँ पर मामला बीजेपी का कुछ बिगड़ा हुआ भी नजर आता है। वहीं अगली सीट की बात करें तो हिसार लोकसभा सीट है। हिसार से भारतीय जनता पार्टी ने जाट चेहरे के तौर पर रणजीत सिंह चौटाला को टिकट दी है। आपको बता दें कि इनेलो और जेजेपी पार्टी की तरफ से भी चौटाला परिवार को ही मैदान में उतार दिया है, यानी चौटाला वोट बैंक व जाट वोट बैंक 3 भागों में विभाजित होते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार की तलाश की है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी हिसार से या तो ओबीसी चेहरे को मैदान में उतार सकती है या फिर चंद्रमोहन जैसे दिग्गज भजनलाल परिवार से जो आने वाले नेता को टिकट दे सकती है, ताकि जो एंटी बीजेपी वोट बैंक है, जो ओबीसी वोट बैंक है, जो SC SC वोट बैंक है, उस पर कांग्रेस पार्टी को वोट मिल सके। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए हिसार लोकसभा सीट भी इतनी आसान नहीं है जितनी समझ रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं दी है, जिससे कुलदीप समर्थक बहुत ज़्यादा खफा हैं, नाराज हैं। सोशल मीडिया में बीजेपी के खिलाफ कुलदीप समर्थक अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं। उधर कैप्टन अभिमन्यु भी
जो है बीजेपी से खफा है, वे भी टिकट लेने के चक्कर में थे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें टिकट नहीं दी गई। कहीं ना कहीं हिसार लोकसभा सीट अब की बार बहुत ज़्यादा हॉट है, क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह जो बीजेपी के पूर्व सांसद थे, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी में आस्था जता ली है। अगली सीट है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट। गठबंधन के तहत जहां आम आदमी और कांग्रेस पार्टी ने सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने यहां से ओम प्रकाश जिंदल के बेटे नवीन जिंदल को मैदान में उतारा है, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 बार सांसद रह चुके हैं, वैश्य समाज से आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कड़ी चुनौती ये है कि सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल वैश्य समाज से हैं, और अभय सिंह चौटाला तुरुप का इक्का भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट जाट बहुल क्षेत्र है, किसान बहुल क्षेत्र है, और अभय सिंह चौटाला जाट बहुल इलाके में अपना जो है दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। अभय सिंह चौटाला को कमज़ोर मानना सभी पार्टियों के लिए भूल होगी, और कुरुक्षेत्र के लोकसभा चुनाव में अभय सिंह चौटाला का आना बहुत ही बड़ा निर्णायक खेल साबित हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट बीजेपी के लिए सिरदर्दी साबित हो रही है। नवीन जिंदल जो है बीजेपी ज्वाइन करते ही उन्हें टिकट दी है। बाहरी कैंडिडेट होने का टैग भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर लग गया है कि कांग्रेस को छोड़कर तुरंत बीजेपी ने कैप्चर कर लिया। और कोयला घोटाले को लेकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नवीन जिंदल पर पहले आक्रामक थी, अब उनके बयान भी जो है वायरल किए जा रहे हैं। तो अगली सीट की बात करते हैं, वो है आपको बता दें कि सिरसा लोकसभा सीट। सिरसा लोकसभा से जहां भारतीय जनता पार्टी ने अशोक तंवर को मैदान में उतारा है, सिरसा का अलग जो है राजनीतिक समीकरण चल रहा है। चौटाला परिवार का गढ़ इसे माना जाता है। हालांकि आरक्षित सीट होने के कारण चौटाला परिवार की तरफ से यहाँ से कोई चुनाव लड़ता हुआ तो नजर नहीं आएगा, लेकिन चौटाला परिवार यहाँ से चुनाव लड़वाते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि सुनीता दुग्गल की टिकट काट दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद के रूप में सुनीता दुग्गल थी, लेकिन इनके समर्थकों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। अशोक तंवर पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, फिर टीएमसी में शामिल हुए थे, फिर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, और उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। यानी पार्टी निरंतर बदलते रहे हैं, और बदलते पार्टी रहने के कारण अशोक तंवर का चरित्र है उसमें भी कुछ न कुछ अड़चन आ रही है। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि चरणजीत सिंह रोड़ी जो 2019 के लोकसभा चुनाव में आईएनएलडी की तरफ से 88,000 से ज़्यादा वोट प्राप्त किए थे, अब वे कांग्रेस पार्टी की तरफ से चले गए हैं। कहीं ना कहीं अशोक तंवर के निरंतर पार्टी बदलने के कारण उनके वोट बैंक पर काफ़ी असर हुआ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी का निजी वोट बैंक वो कहाँ जाता है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से अपना कोई बड़ा दिग्गज उम्मीदवार उतारना चाह रही है, ताकि अशोक तंवर को हराने का कार्य कर सके। और कांग्रेस पार्टी वह आपको बता दें कि आईएनएलडी पार्टी यहाँ पर अपना पूरा ध्यान फोकस किया हुआ है। सिरसा लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल भी सकती है अगर कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टी किसी प्रकार की अन्य गतिविधि नहीं करती है, तो यहाँ पर भाजपा की राह आसान होती हुई नज़र नहीं आती है। वहीं अगली सीट की बात करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने धर्मवीर को फिर से तीसरी बार टिकट दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ से श्रुति चौधरी को मैदान में उतार सकती है। बंशीलाल परिवार का अच्छा खासा प्रभाव इस सीट पर रहा है, लेकिन किसान आंदोलन व अन्य आंदोलन की वजह से भिवानी महेंद्रगढ़ में बीजेपी के खिलाफ माहौल भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है, सत्ता विरोधी लहर है, और धर्मवीर से काफ़ी लोग ऊब भी चुके हैं। जो 2019 में वोट बैंक मिला था, उस वोट बैंक में भिवानी महेंद्रगढ़ में काफ़ी असर देखने को जो है मिल रहा है। उनकी चुनौतियां इस बात पर निर्भर करती है कि कांग्रेस उनके सामने जो उम्मीदवार उतारेगी, क्या वो उम्मीदवार जो है कांग्रेस के पसंद का होगा। भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 में इस कारण से भी जीतती आई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में जो अंदरूनी फूट है उसका फ़ायदा उठाती आई है। अगर श्रुति चौधरी चुनाव लड़ती है तो हुड्डा खेमे के नेता श्रुति को जो है वोट नहीं देते हैं। अगर हुड्डा खेमे के नेता को टिकट दी जाती है तो किरण चौधरी खेमा जो है वोट नहीं देता है, जिसके कारण बीजेपी को पूरा फायदा होता है। राव बहादुर सिंह के जेजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़ने से बीजेपी को ही डबल फायदा होने वाला है। लेकिन यहाँ से बड़ी चुनौती पेशकश होगी। धर्मवीर सिंह की राह आसान 2019 के मुकाबले इस बार दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है।
अगली सीट की बात करें तो जो 7वीं और बहुत ही अहम है, रतनलाल कटारिया के देहांत के बाद अंबाला लोकसभा सीट खाली हो गई थी और यहां से भारतीय जनता पार्टी ने रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को टिकट दी है ताकि सहानुभूति के तौर पर उन्हें वोट मिल सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर कमज़ोर नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी अपना यहाँ पर तुरुक का इक्का साबित कर सकती है। हालांकि आपको बता दें कि कटारिया के निधन के बाद सहानुभूति जो है बीजेपी को मिल सकती है। सैनी के मंत्रिमंडल में अंबाला लोकसभा क्षेत्र को अच्छा प्रतिनिधित्व दिया है, इसका फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन चुनौतियां इसमें बहुत बड़ी खास है कि भाजपा को यहाँ से भी सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है और अनिल विज की नाराजगी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। हालांकि बंतो कटारिया को टिकट मिलने के बाद विज से वे मिल चुकी हैं, लेकिन अनिल विज को मंत्रिमंडल में शामिल न करना और पंजाबियों को जो है नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन से हटाना अंबाला लोकसभा सीट बड़े जो है उल्टफेर के संकेत भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और सबसे खास बात है कि निर्मल सिंह जैसे नेता फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिसके कारण 1-2 सीटों पर काफ़ी फर्क पड़ना यहाँ पर तय है और कांग्रेस पार्टी यहाँ से शैलजा को मैदान में उतार सकती है या किसी अन्य नेता को, उसके लिए राह भी आसान हो सकते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर INLD व जेजेपी पार्टी भी तुरुक का इक्का साबित होगी, क्योंकि जिताने वालों को हरा सकती है, हराने वालों को जिता सकती है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? क्या 10 में से इन 7 सीटों पर विपक्षी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएगी? क्या बीजेपी के 10 की 10 लोकसभा सीटों जीतने का जो दावा है क्या वो फिर से सही साबित होगा या विपक्षी पार्टी बीजेपी को चारों खाने अब की बार चित करेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।